हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ स्पेस में स्वागत करता हूँ। आज हम एलसीएम और एचसीएफ में पहला वीडियो पर आए हैं। पहला वीडियो मतलब पहला वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम जो लगभग 20-25 मिनट का होगा उसमें सबसे पहले समझेंगे कि आखिर एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। इसके बाद इसमें क्या-क्या ऐसे टर्म होते हैं जिन्हें जानना आपको जरूरी होती है। तत्पश्चात फिर वीडियो की एक श्रृंखला लाऊंगा। श्रृंखला मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिसमें आपको अभी तक पूछे गए उन सारे मैथ आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं शब्द यूज कर रहा हूँ आसानी से। आसानी से मतलब कि हम कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। जो नॉर्मल प्रचलित मानक है, जिन मानकों से हम बच्चे से समझते सीखते हैं, उन्हीं मानकों से हाँ, ऐसा इसलिए ताकि जब एक बार अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर मैथ बनाना आसान होता है और कैसे भी पूछे, इतना भी घुमा के पूछे, हम उसको बना लेंगे। याद रखिए कि जब मैं यहाँ से बता रहा होता हूँ तो मैं 3 क्षेत्र एसएससी, रेलवे और बैंकिंग इन तीनों को एक साथ लेकर के बता रहा होगा। हालांकि तीनों को बनाने के लिए अलग अलग समर्थता की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन खैर मैंने पहले बोला कि मैं बेस्ट पॉइंट से बताता हूँ। तो ये जो हमारा वीडियो है ये पहला है किस पर, एलसीएम और एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं। एच सी एफ प्लस एल सी ए पार्ट 1, ये हमने इटालियन लिपि में लिखी। ठीक है, लाइट कुछ ज्यादा हो रही है, मैं एक लाइट हटा देता हूं। एलसीएम और एचसीएफ पार्ट 1, ठीक है। तो आइए सबसे पहले एचसीएफ बनाते हैं। एच सी एफ, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच आई जी एच, हाईएस्ट कॉमन है ना। और आप सब लिख दें क्या है? हाईएस्ट, सॉरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसे महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। महत्तम समापवर्तक कहा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम समझेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे कि फैक्टर होता क्या है, उन फैक्टरों में हाईएस्ट क्या। जब एक बार शुरुआती से समझ लेंगे तो फिर चीजें इतनी आसान हो जाती हैं कि कुछ कहना नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि एलसीएम एचसीएफ सिर्फ संख्याओं से संबंधित नहीं पूछता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। जैसे 11 में भी पूछ सकता है, चार क्या कहते हैं व्यंजक दिया रहेगा और उसमें से बोलेगा इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। बहुत सारे लोग उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं, इसको अलग तरीके से नहीं। एक बार चीजों को समझ लीजिए, कुछ भी आम कटहल बेल कुछ भी पूछे आप उसमें से बना सकते हैं। आइए एक एक चीज करके देखते हैं। सबसे पहले एक शब्द आता है अपवर्तक। क्या आता है? अपवर्तक। अपवर्तक, अपवर्तक हिंदी में अपवर्तक क्या है? अपवर्तक। अब कहेंगे श्रीमान इतना हिंदी ना आता है, तो देखिए हम लिख देते हैं। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है फैक्टर। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है। परिभाषा क्या लिखेंगे? यदि हमको फैक्टर का परिभाषा लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? वैसी संख्याएं जो दी हुई किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं अपवर्तक कहलाती हैं या गुणनखंड कहलाती हैं, ठीक है। वैसी संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, वैसी संख्या यदि पढ़े हम तो वैसी संख्याएं जो
दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करें। वैसी संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, वैसी संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, दी गई संख्या के अपवर्तक या फैक्टर यानी कि गुणनखंड कहलाते हैं। ये परिभाषा वैसी संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करें, दी गई संख्या के अपवर्तक फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक संख्या है 50, इसके फैक्टर कौन कौन है? 50 के फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 25 है, 50 है। ये सारे जो है वो 50 के फैक्टर हैं, यानी कि 50 के अपवर्तक हैं। अभी आपसे पूछें कि भैया 40 के अपवर्तक बताइए, तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 20 है, 5 भी होगा ना? हाँ, 5 भी होगा, और 40 है। ये इसके फैक्टर है। 50 40 के ऐसा फैक्टर है, गुणनखंड है। 40 के सब गुणनखंड है, यानी कि अपवर्तक है। तो अपवर्तक उस संख्या को कहते हैं जो किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं। ये तो हुआ अपवर्तक की परिभाषा। अब मैं इसे हटा देता हूं, समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, परिभाषा सब लिख देंगे, 2 मिनट में सब हिसाब ठक आप लोग बनाइएगा। ये हुआ अपवर्तक। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब एक शब्द आता है समापवर्तक। कौन सा वर्ग? समापवर्तक। समापवर्तक, समापवर्तक था ना, तो समापवर्तक को जब लाए, समापवर्तक मतलब कॉमन फैक्टर। अंग्रेजी में बोले तो कॉमन फैक्टर। क्या हो? कॉमन फैक्टर। इसको ये किसको कहेंगे? हमने अभी अपवर्तक के बारे में बताया कि भाई अपवर्तक वह संख्याएं होती हैं जो किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। जैसे 20 के अपवर्तक कौन कौन होंगे, यानी कि 20 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये सब हुआ। तो समापवर्तक किसको कहेंगे? समापवर्तक, एक इसको ध्यान रखें, समाप मतलब समान। यहाँ देखिए कॉमन लिखा हुआ है। कॉमन मतलब जो दोनों में उपस्थित हो, जो समान रूप से उपस्थित हो। तो इससे अगर परिभाषा देखकर होगा तो कहता है कि वैसी संख्या जो दी गई 2 या उससे अधिक संख्याओं को, वैसी संख्या जो दी गई 2 या उससे ज्यादा संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। समापवर्तक है ना जी, समापवर्तक कहलाता है। अब देखिए परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जो दी गई 2 या उससे ज्यादा संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, समापवर्तक कहलाता है। कैसे? अब देखिए यहाँ पे 20 और है 30, 20 और 30। 20 कौन कौन पकड़ा में आएगा? 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 20 में आएगा। 20 किस में आएगा? 1 में आएगा, 2 में आएगा, 5 में आएगा, 6 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 30 में आएगा। हो सकता है कि छूट रहा होगा हमसे, आप अपना ध्यान रखेंगे, मेरा काम है बताना। अब इसमें कॉमन कौन कौन है? 20 और 30 के समापवर्तक कौन कौन होंगे? तो 20 और 30 के समापवर्तक पहला 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 5 होगा, फिर 10 होगा। तो होगा या कि नहीं होगा? देखिए ये दोनों में है,
ये भी दोनों में है, ये दोनों में है, ये दोनों में है। तो इसके समाप्त वर्तक कौन कौन हुए? 1 2 5 10। यदि यही 40 रहता, यदि 40 को भी जोड़ लीजिए तो 40 कौन कौन में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 8 में आता है, 10 में आता है, 20 में आता है और 40 में आता है। तो इन तीनों के समाप्त वर्तक यदि निकालना होगा तब क्या होगा? तीनों का। अब तो 2 का हो गया, तो तीनों का होगा तो कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, तीनों में होना चाहिए, 5 होगा, 10 होगा, जो तीनों में, याद रखिए जो तीनों में हो तो तीनों के लिए ही 3 गो रह जाएगा, बाकी नहीं है। याद रखिए यहाँ पर 1 2 3 4 को था, लेकिन यहाँ पे तीनों को हो रहा है, यहाँ पर भी 4 को है, 1 2 3, हाँ यहाँ पर भी 4 को है, ठीक है। तो ये तीनों का समावर्तक कौन हुआ? 1 2 5। समावर्तक का मतलब वैसा कॉमन फैक्टर जो दी हुई सब संख्याओं को काट दे। अपवर्तक मतलब जो सबको काट दे, समावर्तक मतलब जो समान हो, दी हुई 1 2 3 जितना भी संख्या, कोई दिक्कत नहीं, 4 संख्या दे, 5 संख्या दे, 8 संख्या दे, कोई कॉमन संख्या। तो ये हुआ अपवर्तक और ये हुआ समावर्तक। परिभाषा हमें डाल दे रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, ये इनको बताना करो, ठीक है ना। अब एक आता है इसी में, अगला आएगा महत्तम समावर्तक, जो लिखा हुआ है महत्तम समावर्तक। क्या लिखेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। छोड़ देते हैं, वो तो लिखा हुआ ही है, सीधा परिभाषा लिख देते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, परिभाषा जो हम बोल रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, HCF कहलाता है। अब यहाँ पे समझना है, यहीं पे समझना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब समझिए फिर जो अभी हमने उदाहरण लिया था 20 और 30, यदि इसके अपवर्तक लिखें तो 1 2 4 5 10 20 हो गया। इसका भी अपवर्तक लिखना होगा 1 2 3 5 6 10 15 30। ये हमने फैक्टर निकाला। यदि कॉमन फैक्टर निकालें तब कौन होगा? कॉमन फैक्टर CF। यदि CF कॉमन फैक्टर निकालें तो कौन कौन होगा? 1 2 5 10, 1 2 5 10। कॉमन फैक्टर हुआ नहीं हुआ? नीचे दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये कॉमन फैक्टर हुआ। अब आपको निकालना है HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो भैया इसमें सबसे बड़ा 10 है, तो 10 हो निकला। सेम चीज यदि 40 रहता तो 40 का भी कर देते, 50 रहता तो 50। देखिए हमने आपको पीछे से बताया, इसमें 3 टर्म है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हमने आपको फैक्टर बताया, फिर हमने आपको कॉमन बताया और फिर हमने आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ दी हुई संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, छोटी से छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी। बात समझ रहे हैं ना? तो ये हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का परिभाषा और इसके कायदा कानून और नियम। अभी बनाया कैसे जाता है सुनिए। ऐसे इसको बनाने का ये जो हमने अभी निकाला, गुणनखंड विधि भी होता है और भाग विधि भी होता है। तो भाग विधि अलग चीज है और गुणनखंड विधि अलग चीज है। बात समझ रहे हैं? भाग विधि अलग सी चीज है और गुणनखंड विधि अलग चीज है। तो हम अभी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बता रहे हैं और उसके बाद फिर आपको भाग विधि बता देंगे।
तो हम बना रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। हालांकि ये सब अथी नहीं है, क्या बोलते हैं परीक्षा में नॉर्मल क्या बोलते हैं भाग विधि से बनाया जाता है, लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि बताना काम होता है। इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टर मेथड। तो अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो 36 को यदि हम लिखेंगे तो 36 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 3, यही होगा ना। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 होगा। सॉरी, परीक्षा में यहाँ पर जो दिया है 84 दिया है, जो हमने उदाहरण उठाया 84 का। 84 को कैसे लिखेंगे? 84 का 2 गुने 42 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं 2 दूनी 4 4 को करेंगे तो कैसे होगा? सो बताइए, 3 हो जाएगा ना। 12 7 84, हाँ 3 गुने 7। ऐसे तो प्राइम फैक्टर निकालने का नियम ये होता है, आप 2 से दीजिए 18, 2 से दीजिए 9, 3 से दीजिए 3, 3 से दीजिए, ये हमने लिखा। सेम चीज 84 का, चूंकि हमको याद था कि हम उस मेथड से जानते हैं तो हम करेंगे। अब इसको देखिए, यहां देखिए 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर इसका लिखा है, ठीक है। इसको लिखिएगा तो 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 7। अब इसमें से जो चुना जाता है मेरे फ्रेंड्स, वो सबसे बड़ा वाला को चुना जाता है, और जो दोनों में है, जो सबसे बड़ा हो और दोनों में। तो देखिए, तो 2 के स्क्वायर दोनों में है कि नहीं? 2 के स्क्वायर, तो लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने जो दोनों में है और बड़ा, तो दोनों में 3 के स्क्वायर और 3, तो 3 लिखेंगे हम लोग, 3 लिखते हैं। 4 गुने 3 यानी कितना हो गया? 12। 12 7 84, 12 3 36, ये इसका एस्केप हो गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से। लेकिन ये जो मेथड है ये परीक्षाओं में आदमी यूज नहीं करते हैं, ये सब आदमी नॉर्मल बनाता है, तो ये कुछ जरूरी नहीं। भाग विधि बताते रहे, एक को बताएंगे, बाकी बनाते रहिए, क्योंकि इसके बाद फिर एलसीएम सीखना होता है। हालांकि एलसीएम अगले वीडियो में लाएंगे, यहाँ पे आपको एक चीज को हम बता दे रहे हैं। इसी को हम लिखेंगे भाग विधि, किसका? 36 और 84। तो दोनों में छोटा कौन है? दोनों में छोटा है 36। 36 से भागा देंगे 84 में, एक बार में 36, सॉरी 2 बार में, 36 दूनी 12। इस 36 को नीचे लिखेंगे, ये जो 36 है इसको नीचे ले आएंगे, 12 तिहाई 36 कट गया। जिससे कटा शेषफल 0 आया वही एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 12। ठीक है। अब इसको एक और उदाहरण से बताते हैं। तीन गुणा मिल जाते हैं, 30 40 50। इसमें सबसे छोटा कौन है? स्पर्श बात है 30 है, इससे कुछ बड़ा वाला में देंगे। याद रखिए, डायरेक्ट बड़ा वाला में नहीं, कुछ बड़ा वाला में। एक बार में 30 10, इसको नीचे लाएंगे 30 3 30, तो 30 और 40 के ऐसे 10 आया, और जो 10 आया इसी से इसमें भाग देंगे। अब 10 जो है तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या है, इससे बराबर 10। यहाँ पे 10 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 10 का मतलब हुआ कि 10 जो है 30 40 50 को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा संख्या। 10 जो है वो 30 40 50 को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा संख्या है। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक से, किताब से इन चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं पहले बता दूं कि ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ शुरुआती वीडियो है समझने के लिए एचसीएफ और एलसीएम का। तो आज के वीडियो में हम एचसीएफ को रखे हैं, 20 मिनट के आसपास वीडियो हो गया। अगले वीडियो में हम एलसीएम को बताएंगे, तत्पश्चात फिर कैसे कैसे इसमें प्रश्न बनते हैं वो बनाएंगे। लेकिन पहले फिर मैं बता दूं,
कि आप अपने किताबों पर जाएंगे और एलसीएम निकालने की जो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सॉरी एचसीएफ निकालने के जो बहुत सारे प्रश्न होते हैं उसके एक बार अभ्यास कर लेंगे। बहुत सारे लोग जानते हैं कि अरे हमको तो आता है, क्या मतलब है, नहीं। एक बार जब अभ्यास कर लेंगे तो फिर ये आपको अनुमान हो जाएगा कि जो दी हुई संख्या है इसका एलसीएम क्या होगा या एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम तो थोड़ा गुना भगा होता है, एचसीएफ तो तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग अभी बताते हैं या बनाते हैं किसी को, या जब परीक्षाओं में बना रहे, अब तो थोड़ा भूल गए हैं, या परीक्षाओं में तैयारी अच्छा कर लिया तब फिर समझ में आ जाता था कि इसका एचसीएफ कितना। अब जैसे अभी भी 10 20 50 10 15 17 40 36 35 बोलिएगा तो अनुमान मोटा मोटा बना देंगे इसका एचसीएफ कितना। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परसों नहीं होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।